जला रहे थे। अब अर्जुन क्या कहा श्री कृष्ण से, पहला स्टेटमेंट कहा कि हमको ले चल के दोनों सेनाओं के बीच में हमारे रथ को खड़ा करिए। क्यों? क्योंकि देखना चाहते हैं कि सामने अपोजिट दल में कितने सारे योद्धा हैं। जैसे ही पहुंचा तो उसको मन में भय आ गया, डर आ गया। लेकिन बोला क्या? कृष्ण से छुपाया उसने। क्या कहा? कि हमको मोह लग रहा है कि भीष्म पितामह जो मेरे दादा हैं, गुरु द्रोणाचार्य जो गुरु हैं, कृपाचार्य जो कुल गुरु हैं, दुर्योधन दुशासन जो मेरे भाई हैं, इनको कैसे मारे। इसका उसको मोह नहीं था, उसको डर लग रहा था कि इतने जीनियस लोग दूसरे साइड में, ये लोग हमको मार देगा। तो छुपाने के लिए कृष्ण को बोला। ठीक है, तो लास्ट में कृष्ण, शुरू में तो उसको बाबू भैया करके समझाया, और लास्ट में उसको गाली दिए हैं श्री कृष्ण। अर्जुन को साक्षात उन्होंने क्या किया है? गाली दिया है। क्या कहा है? क्लैव्य शब्द से, क्लिष्ट शब्द से संबोधित किया है। क्लिष्ट मतलब क्या होता है? नपुंसक व्यक्ति होता है। जब उसको ये गाली मिला कृष्ण से, तब जाकर वो कहा गया आप क्या हमको कह रहे हैं, अब लड़ाई करेंगे। तो गीता का 18 अध्याय लिखा गया। ठीक है, महाभारत में जो उन्होंने प्रवचन दिया कृष्ण, प्रवचन मतलब क्या दिया? मोटिवेट किया खाली कि लड़ भाई। अस्त्र शस्त्र गांडीव छोड़ के भाग गया था, तो खाली उसको लड़ाने के लिए सोचो कृष्ण को 18 को चैप्टर बोलना पड़ा, तब वो मोटिवेट हुआ। किस लेवल में वो डिप्रेशन में घुसा था अर्जुन। ठीक है, सामने योद्धा को देख कितना डिप्रेशन में घुस गया था कि 18 को चैप्टर कृष्ण को लिखना पड़ा, तब जाकर के वो मोटिवेट हुआ, लड़ाई किया। तो सामने देख करके कि इनको 2% ज्यादा मिल गया, इनको 1% ज्यादा मिल गया है, तो आप भी डिप्रेशन में घुस जाइए। तो कृष्ण तो है नहीं आपको भी कोई समझा सके, 18 को चैप्टर दे सके। इसलिए वो दिमाग में नहीं लाना है, बस अपना जो एफर्ट है वो लगा लीजिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। जाने दीजिए, अब क्या करिएगा बताइए। सॉल्यूशन आपके पास क्या है? देखिए, समस्या पर विचार नहीं करना चाहिए। समस्या दिख रहा है, सभी को पता है ये समस्या है, बस सॉल्यूशन पर दिमाग लगाइए। ठीक है, बाकी लोग 6 घंटा पढ़ रहे हैं तो आपको 8 घंटा पढ़ना पड़ेगा अगर चाहिए। डार्विन ने एक बहुत अच्छा थ्योरी दिया है, कौन सा? स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। दूसरा थ्योरी दिया सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट मतलब कहता है जो सबसे फिट होगा वो सर्वाइव करेगा, जो कमजोर होगा वो मरेगा। तो धरती पर बने रहने के लिए मजबूत रहना पड़ेगा। कमजोर रहिएगा तो कोई पूछने वाला नहीं है, पीछे वाला राउंड के आगे निकल जाएगा। ठीक है, प्यार मोहब्बत इसका माता पिता ही देते हैं, बाहर की दुनिया में प्यार मोहब्बत नहीं मिलता है। एक्सपेक्ट किए हुए कि सामने वाला आपको आगे बढ़ाएगा, हाथ पकड़ के खींचेगा, तो कोई हाथ पकड़ के बढ़ाता नहीं है पेरेंट्स के अलावा। समझ गया ना? तो डार्विन का है क्या? सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? हिंदी में इसको कहते हैं योग्यतम की उत्तरजीविता। माने सबसे योग्य है वो जिएगा, और जो योग्य नहीं है वो मरेगा। तो योग्य बनाना पड़ेगा अपने आप को, तब रिजल्ट होगा, नहीं तो मांग। बार बार तो हम आपको यही ओहो, 1 मिनट। क्वेश्चन कराएंगे, कुछ कुछ थ्योरीज पढ़ा देंगे ना, फिर क्वेश्चन कराएंगे। इसकी छुट्टी जैसे ही खत्म होगी ना, ऐसे पूरे फिजिक्स का लगभग सिलेक्टेड जो क्वेश्चंस है ना,
ठीक है। और सिलेक्टेड जो क्वेश्चन है वो हम आपको क्लास के बाद भेज देंगे। टोटल क्वेश्चन की संख्या है, एक बार क्लास जब ओवर हो तो याद हमको दिला दीजिएगा। टोटल 162 क्वेश्चन है फिजिक्स का। इसका आंसर नहीं देंगे, क्वेश्चन केवल देंगे आज। 162 आप बना लीजिएगा, उसके बाद आंसर देंगे। काहे नहीं गूगल सर्च मारिएगा, पहले अपने से बनाइएगा। और सर्च करके भी बनाओगे तो आपको याद ही होगा, दिक्कत उससे नहीं है। ठीक है, तो पहले खुद बनाइएगा तब आंसर देंगे। साथ में आंसर देने से कोई फायदा नहीं, आप प्रयास नहीं करिएगा। चलिए ठीक है। तो कल क्या पढ़े थे चैप्टर? टिश्यू खत्म हुआ था। ठीक है, अभी अनुवांशिकी खत्म कर रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान से इसको समझिए। अनुवांशिकी, इसको अंग्रेजी में कहा जाता है जेनेटिक्स। पिछले बार साइंस का जो क्वेश्चन था ना 11th 12th में जिनका बायोलॉजी था, उस बायोलॉजी में 80 क्वेश्चन जो साइंस का पूछा गया था, उस 80 क्वेश्चन में 30 से 35 क्वेश्चन अकेला केवल इस चैप्टर से उठाया था, जेनेटिक्स से उठाया था। ठीक है, अकेला 30-35 क्वेश्चन, पूरा बायोलॉजी छोड़ के 30-35 यहां से उठा लिया था अकेले। ठीक है, इसलिए इस चैप्टर को यहां हम पढ़ा रहे हैं बेसिक लेवल का। इसके बाद जाकर के जिनका साइंस है, जिनको 11th 12th देना है, वो क्लास 12th के एनसीईआरटी से पढ़ लेंगे। ठीक है, और जो डाउट रहेगा वो मेरे पास लेकर के आएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है पिछले साल के एग्जाम को देखते हुए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन उठाया है। ठीक है, तो बेसिक्स इसका देखिए। सबसे पहले हाँ हाँ 6 to 8 के लिए उतना हो जाएगा, 9-10th के लिए भी हो जाएगा ना। हाँ हाँ, जितना बताएंगे 9-10th के लिए हो जाएगा। 11th 12th के लिए आपको 12th का से जेनेटिक्स, जेनेटिक्स का नाम है वहां पर मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस, 4 चैप्टर है उसमें जेनेटिक्स में। तो चारों जिनको 11th 12th देना होगा वो चारों चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, क्लास 12th के बायोलॉजी से। चलिए, अनुवांशिकी क्या होता है? तो अनुवांशिकी को अगर हम लोग परिभाषित करें तो क्या कहेंगे? अनुवांशिकी को ये डिफाइन किया जा सकता है कि माता पिता के द्वारा संतान में जो भी गुण जाते हैं, ठीक है, पेरेंट के द्वारा संतान के अंदर जो भी गुण जाते हैं, उस गुणों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? अनुवांशिकी। अगर आपसे पूछा जाए कि अनुवांशिकी शब्द किसने दिया, अनुवांशिकी शब्द किसने, अनुवांशिकी शब्द किसने दिया, तो आंसर जो होगा वह हो जाएगा बेटसन। अनुवांशिकी शब्द देने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था? बेटसन। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए अनुवांशिकी का जनक, अनुवांशिकी का जनक अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल किस देश के थे? ऑस्ट्रिया के थे। और पेशे से क्या थे? पादरी। पादरी माने पोप। ठीक है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल ऑस्ट्रिया कंट्री के थे और पेशे से पादरी थे, पोप थे। ठीक है, और एक दो क्वेश्चन पूछा जाए, मेंडल ने अपना अनुसंधान किया किस चीज पर किया? हाँ, साधारण मटर का पौधा, मटर पर किया। साधारण मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? पाइसम, पाइसम सेटाइवम। क्या नाम है? पाइसम सेटाइवम। साधारण मटर पर किया था। ठीक है, दूसरा एक और फैक्ट आपको याद रखना है, अनुवांशिकी के सिद्धांत केवल लैंगिक जनन पर लागू होते हैं।
ठीक है ना, कोई दिक्कत? देखिए, तो अनुवांशिकी शब्द देने वाला वैज्ञानिक कौन? बेटसन। ठीक है, अनुवांशिकी का जनक कौन? ग्रेगर जॉन मेंडल। किस पर रिसर्च किया? साधारण मटर। साधारण मटर का वैज्ञानिक नाम पाइसम सेटाइवम। अनुवांशिकी का सिद्धांत केवल किस पर लागू होगा? लैंगिक जनन पर, यानी अलैंगिक जनन में लागू नहीं होता है। लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अगर पूछा जाए आपसे कि अंतर क्या है बताओ, ठीक है, अगर हम आपसे पूछें कि बताइए लैंगिक और अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन और दूसरा अलैंगिक जनन, इन दोनों में अगर आपसे हम अंतर पूछें तो क्या अंतर बताओगे? पहला अंतर आप बताओगे कि लैंगिक जनन में नर और मादा भाग लेते हैं, और अलैंगिक जनन जो होगा केवल एक शरीर से संतान उत्पत्ति हो जाती है। दूसरा आप कह सकते हो लैंगिक जनन में युग्मकों का निषेचन होता है। दूसरा इसमें हो जाएगा युग्मक नहीं बनते हैं। तीसरा संतान माता पिता से अलग दिखाई देती है। इसमें क्या हो जाएगा? संतान माता पिता के सदृश होती है। हो गया? तो लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में क्या है? यही अंतर है। ठीक है, समझना है इसको ध्यान से। लैंगिक जनन कहीं पर भी होगा, सेक्सुअल, लैंगिक जनन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहीं भी होगा तो उसमें पेरेंट की जरूरत पड़ेगी, मेल एंड फीमेल की। ठीक है, और अलैंगिक जनन होगा उसमें एक ही शरीर से संतान जो होगा वो उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो एक मशरूम है, ठीक है, इस तरीके का क्या है? मशरूम देखे ही हो। अब मशरूम को अगर रिप्रोड्यूस करना है तो यह किस विधि से करेगा? तो बडिंग से करता है। किस विधि से? सॉरी, स्पोर फॉर्मेशन से करता है। किस विधि से करेगा? स्पोर फॉर्मेशन। और बडिंग से कौन करता है? हाइड्रा करता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? इसके पूरे शरीर पर स्पोर्स इस तरीके के बन जाएंगे, और जब यह स्पोर्स इसके पूरे शरीर पर बन जाएंगे तो यह मशरूम क्या हो जाएगा? बस्ट कर जाएगा, फट जाएगा। तो मशरूम फटा तो इसके स्पोर जो हैं वो भूमि पर गिरे, और भूमि पर गिरने के बाद अगर इन स्पोर्स को अनुकूल वातावरण मिला, फेवरेबल कंडीशन, तो यहां से नया कवक जो होगा वो जन्म ले लेगा। इस विधि को क्या कहते हैं? स्पोर फॉर्मेशन। तो संतान को जन्म लेने के लिए यहाँ दो की जरूरत पड़ी क्या? नहीं पड़ी, एक ही से हुआ। गुलाब में एक विधि होता है जिसको कहते हैं ग्राफ्टिंग। गुलाब में होता है कौन सी विधि से? ग्राफ्टिंग या स्टेम कटिंग, तना काट प्रवर्धन हिंदी में कहते हैं। तो गुलाब का क्या लगाया जाता है? कॉलम। गुलाब का पौधा, उसका कॉलम काट के लगा दीजिए, जहां से काटे वहां से एक नया गुलाब ग्रो कर जाएगा, और कॉलम जहां पर रोपे होगा नया गुलाब आ जाएगा। तो एक ही बॉडी से रिप्रोडक्शन हो गया। तो वैसी विधि जिसमें से जनक के शरीर से संतान जन्म ले वो क्या कहलाएगा? अलैंगिक। और जहां पर जनक से संतान जन्म नहीं ले, जहां पर संतान की उत्पत्ति नर और मादा दोनों से हो, तो वो क्या कहलाएगा? लैंगिक जनन। लैंगिक जनन में किसका निर्माण होता है? युग्मक। ठीक है, अब ये जो युग्मक है, ये युग्मक क्या होता है? तो नर युग्मक को क्या कहा जाता है? नर युग्मक को कहा जाता है शुक्राणु कोशिका। क्या कहते हैं? शुक्राणु कोशिका। और मादा युग्मक को क्या कहते हैं? अंडाणु कोशिका।
तो शुक्राणु कोशिका और अंडाणु कोशिका का मिल जाना क्या कहलाता है? निषेचन। ठीक है, तो शुक्राणु कोशिका और अंडाणु कोशिका मिला तो निषेचन हो गया, और निषेचन से संतान इसमें जन्म लेगा। और अलैंगिक जनन में युग्मक यानी अंडाणु कोशिका और शुक्राणु कोशिका बनते ही नहीं है। तीसरा क्या लिखा हुआ है? लैंगिक जनन जिन जीवों में होगा उसमें संतान अपने माता पिता के जैसा दिखाई देगा, सॉरी माता पिता से अलग दिखाई देगा। अब जैसे हम लोगों में से किसी का भी चेहरा माता पिता के जैसा बिल्कुल डिटो मिलता है क्या? नहीं मिलता है। ठीक है, क्यों नहीं मिलता है वो भी अभी बताएंगे। ठीक है, जबकि अलैंगिक जनन होगा उसमें माता पिता के जैसा ही उनका संतान दिखाई देता है। तो ये अंतर है किसमें? लैंगिक जनन में और अलैंगिक जनन में। अब जेनेटिक्स केवल किसमें लागू होता है? लैंगिक में, अलैंगिक में लागू नहीं होता है, क्योंकि जेनेटिक्स को ही हिंदी में क्या कहा जाता है? तो जेनेटिक्स जो है तो आप कह सकते हो कि माता पिता से संतान में जो भी गुण अथवा दोष जा रहे हैं उसे ही क्या कहा जाता है? उसे ही कहा जाता है जेनेटिक्स या अनुवांशिकी। क्लियर है? अब ध्यान से समझिएगा, जेनेटिक्स जब केवल लागू हो रहा है लैंगिक जनन में, तो लैंगिक जनन में नर और मादा दोनों भाग लेते हैं। नर में क्रोमोजोम की संख्या कितनी होती है? 23 जोड़ा, और मादा में भी क्रोमोजोम कितना होता है? 23 जोड़ा। ठीक है, तो नर का यह 23 जोड़ा क्रोमोजोम, क्रोमोजोम को हिंदी में कहा जाता है गुणसूत्र, किसके अंदर पाया जाएगा? तो उसके शुक्राणु कोशिका के अंदर। ठीक है, और मादा में यह 23 जोड़ा क्रोमोजोम किसमें पाया जाएगा? तो उसके अंडाणु कोशिका के अंदर पाया जाएगा। ऐसे ये शरीर के प्रत्येक कोशिका में है, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे कहां पर? शुक्राणु कोशिका में और अंडाणु कोशिका में। ठीक है, तो नर में शुक्राणु कोशिका में और मादा में अंडाणु कोशिका में। क्लियर? अब शुक्राणु कोशिका कैसा होता है? गतिशील होता है, माने गति कर सकता है, और अंडाणु कोशिका गति नहीं कर सकता है। ठीक है, अंडाणु नॉन मोटाइल होता है, शुक्राणु मोटाइल होता है। ठीक है, शुक्राणु गति क्यों कर सकता है? क्योंकि शुक्राणु को ऊर्जा देने के लिए उसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। ठीक है, जैसे शुक्राणु की अगर संरचना को देखा जाए तो शुक्राणु कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। ठीक है, ये वाला भाग शुक्राणु का कहलाता है एक्रोसोम, ये वाला भाग यहां न्यूक्लियस, ये है इसका नेक, और यह है इसका टेल। इस तरीके का शुक्राणु दिखाई देता है। तो आगे बढ़ने के लिए उसका मदद कौन करता है? एक्रोसोम। और ये जो इसका नेक है, इस नेक में एक स्प्रिंग के जैसा माइटोकॉन्ड्रिया होता है जिसे कहते हैं स्पिंडिल माइटोकॉन्ड्रिया। तो स्पिंडिल माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो केवल किस में पाया जाता है? तो स्पर्म सेल में पाया जाता है। नहीं दीजिए, स्पर्म सेल में केवल पाया जाता है स्पिंडिल माइटोकॉन्ड्रिया, बाकी कहीं पर नहीं पाया जाता है। ठीक है, इतना याद रहेगा। हाँ, तो स्पर्म को तैरने के लिए एनर्जी कौन देता है? उसका माइटोकॉन्ड्रिया देता है, और अंडाणु में यही नहीं है। ठीक है, अब ध्यान से समझना, देखो यहां से शुक्राणु कोशिका गया और किसके साथ जुड़ गया? अंडाणु कोशिका के साथ। तो निषेचन तो हो गया, फर्टिलाइजेशन। अब निषेचन हो गया तो यहां पर, इसके पहले ऐसे समझ लीजिए, यहां पर 23 याद है शुक्राणु, यहां पर इस 23 जोड़ा क्रोमोजोम को कुछ इस तरीके से लिख सकते हो 22 प्लस एक्स वाई, और यहां पर लिख सकते हो 22 प्लस एक्स और एक्स। ठीक है, 23 को ही लिखा है 22 प्लस एक्स वाई, और वहां 23 को क्या लिखा है? 22 एक्स एक्स। यहां पर ये जो 22 लिखे हैं, ये 22 को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है गुण निर्धारक गुणसूत्र। ठीक है, और इस एक्स वाई को कहते हैं लिंग निर्धारक गुणसूत्र। ठीक है, यानी नर के शरीर के अंदर जितने भी कैरेक्टर हैं, उसके बाल का रंग, उसके चेहरे की आकार, उसके आंख का रंग, उसको कोई बीमारी है तो वो सब कितना क्रोमोजोम में है? 22 जोड़ा क्रोमोजोम में। हम लोग जैसे हैं वो अपने इस 22 जोड़ा क्रोमोजोम के कारण से है। और नर नर है, उसका कारण कौन है? ये एक्स वाई क्रोमोजोम है। समझ में आ रहा है? फीमेल में 22 जोड़ा क्रोमोजोम के कारण उसके शरीर की सारी आकृति, सारे गुण अथवा दोष हैं। उसका रंग, उसका हाइट, उसके अंदर कोई बीमारी है तो वो, आंख का रंग, बाल का आकार, बाल का कलर, ये सब किसमें है? 22 जोड़ा क्रोमोजोम में। और वो मनुष्य लड़की है किसके कारण? एक्स एक्स के कारण।
समझ में आया। अब यहां से शुक्राणु के द्वारा यह 22 जोड़ा क्रोमोजोम गया और अंडाणु के 22 जोड़ा क्रोमोजोम के साथ मिल गया, ठीक है। और यहां से एक्स क्रोमोजोम किसके साथ मिला, एक्स क्रोमोजोम के साथ, तो चाइल्ड बिकम गर्ल, जो नया बच्चा जन्म लेगा वो लड़की होगी। और अगर वाई किसके साथ मिला, एक्स के साथ, तो चाइल्ड बिकम बॉय, नया जन्म लेने वाला बच्चा लड़का होगा। तो अगर पूछे कि लिंग निर्धारण करने के लिए किसका क्रोमोजोम उत्तरदायी होता है, तो आप क्या कहिएगा, शुक्राणु कोशिका, नर का क्रोमोजोम उत्तरदायी है। अगला जनरेशन लड़का होगा या लड़की, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, नर की है, क्योंकि नर के पास एक्स वाई क्रोमोजोम है और मादा के पास एक्स एक्स क्रोमोजोम है। समझ में आ रहा है। चलिए अब ध्यान से समझिएगा। तो यहां पर 22 + 22 टोटल कितना हो गया, 44, प्लस इन दोनों में से कोई एक रहेगा, या तो एक्स एक्स रहे या एक्स वाई रहे, ठीक है। तो 44 1 45, इतना तो क्रोमोजोम नहीं ना रखना है, रखना 23 जोड़ा है ना, रखना तो हम लोग को 23 जोड़ा है, और यहां पर 45 जोड़ा हो गया, ठीक है। तो अब क्या होगा, इस 44 पेयर क्रोमोजोम के द्वारा किसका निर्माण हो रहा होगा, जाइगोट का, जाइगोट का। अब इस जाइगोट में क्या होगा, कोशिका विभाजन, ठीक है, कोशिका विभाजन, और इसका कोशिका विभाजन का नाम है मियोसिस। मियोसिस के द्वारा कोशिका विभाजन होगा, और ये 22 क्रोमोजोम कितना में बदल जाए, 44 कितना में बदल जाएगा, 22 में, और ये एक रहेगा, तो कितना हो गया टोटल, 23 पेयर हो गया। समझ में आया। अब ये जो 22 पेयर मियोसिस के द्वारा हुआ, अब इस 22 + 1 क्रोमोजोम के साथ निर्माण होने लगेगा किसका, इम्ब्रियो का, जिसको कहा जाता है भ्रूण, और यही भ्रूण 9 साढ़े 9 महीने के बाद मनुष्यों में जन्म ले लेता है, ठीक है। अब इसमें कितना क्रोमोजोम है, 22 + 1 23 जोड़ा। तो इस 22 पेयर क्रोमोजोम में उसके अंदर पिता का भी गुण आया है, और किसका आया है, मां का भी आया है। तो बच्चा पिता के तरह भी दिखेगा और मां के तरह भी दिखेगा। मां का गुण उसको किससे मिल, मां का गुण उसका किससे मिला है, नाना नानी से। तो बच्चा नाना नानी की तरह दिखेगा कि नहीं दिखेगा, दिखेगा। पिता का गुण किससे मिला है, दादा दादी से, तो दादा दादी की तरह दिखेगा कि नहीं दिखेगा, दिखेगा। समझ में आ रहा है। चाचा फुआ की तरह दिखेगा कि नहीं दिखेगा, चाचा फुआ की तरह बताइए, दिखेगा। चाची फूफा की तरह, मामा मौसी की तरह दिखेगा, मामा मौसी की तरह दिखेगा, मामी मौसा की तरह नहीं दिखेगा, वो अलग हो गया। समझ गए। तो जेनेटिक्स में गुण अथवा दोष स्थानांतरित होते हैं, उसी का अध्ययन जेनेटिक्स होता है। जेनेटिक्स केवल किसमें, लैंगिक जनन में, क्योंकि लैंगिक जनन में ही क्रोमोजोम आदान प्रदान होते हैं, अलैंगिक जनन में नहीं होता। अब इसी का रिसर्च किसने किया था, ग्रेगर जॉन मेंडल। समझ में आया। तो अगला पॉइंट लिखिएगा, ग्रेगर जॉन मेंडल ने, ग्रेगर जॉन मेंडल ने, ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपने रिसर्च के बाद, अपने रिसर्च के बाद अनुवांशिकता के 3 नियम दिए। अनुवांशिकता के 3 नियम दिए। पहला लिखिएगा, प्रभाविता का नियम। दूसरा लिखिएगा, पृथक्करण का नियम। और तीसरा लिखिएगा, स्वतंत्र विन्यास का नियम। हो गया। पहला नियम कौन सा है, प्रभाविता, दूसरा पृथक्करण, और तीसरा
स्वतंत्र विन्यास, ये 3 नियम मेंडल ने दिया, ठीक है, अपने रिसर्च के बाद। अब इस तीनों नियम का मतलब समझिएगा ध्यान से, ठीक है, इस तीनों नियम का मतलब समझिएगा। मान लो एक नर है और एक मादा है, इन दोनों का क्रॉस हुआ, तो एक छोटा सा हम लोग कैरेक्टर लेते हैं आंखों के रंग का। तो नर के आंखों का रंग जो है वह काला है, ब्लैक आइज कलर है, और मादा के आंखों का रंग कैसा है, भूरा है, ठीक है। नर की आंखों का रंग ब्लैक और मादा की आंखों का रंग ब्राउन, ठीक है। इन दोनों का क्रॉस हुआ और इन दोनों का जो संतान जन्म लिया, उस संतान के आंखों का रंग कैसा आया, ब्लैक। कैसा आया, ब्लैक। तो आप क्या कहिएगा, आप कहिएगा कि पिता के आंखों का रंग बच्चे में प्रभावी है और मां की आंखों का रंग बच्चे में अप्रभावी है। तो जो प्रभावी होता है उसको कहते हैं डोमिनेंट, ठीक है। तो ब्लैक कलर इसमें क्या है, बच्चे में डोमिनेंट है, प्रभावी है, और भूरा रंग क्या है, अप्रभावी है। अब देखो ब्लैक आंख का रंग उस बच्चे उसके पिता का है, तो ब्लैक आइज कलर किस में होगा, उसके क्रोमोजोम में ही ना होगा, हाँ? तो ब्लैक को हम लोग क्या मान लेते हैं, कैपिटल बी, कैपिटल बी, क्रोमोजोम हमेशा जोड़ा में रहता है, ठीक है। और यहां पर भूरा को क्या मान लेते हैं, स्मॉल बी और स्मॉल बी। तो इस बच्चे में क्या आया होगा, एक कैपिटल बी आया होगा और दूसरा बी क्या आया होगा, स्मॉल बी आया होगा। ध्यान से समझिएगा, यही है मेंडल का प्रभाविता का नियम। मेंडल ने अपने पहले नियम में यह कहा कि माता या पिता उनमें से किसी एक का गुण ही बच्चे में प्रभावी होगा, दूसरे का गुण बच्चे में अप्रभावी होगा। नहीं आया समझ में? मेंडल ने कहा माता या पिता में से किसी एक का गुण ही संतान में प्रभावी होगा, दूसरे का अप्रभावी होगा। तो भूरा क्या हो गया, अप्रभावी, और काला क्या हो गया, प्रभावी, ठीक है। मेंडल का पहला नियम प्रभाविता का, माता या पिता में से किसी एक का कैरेक्टर बच्चे में, दोनों में से एक प्रभावी होगा, ठीक है। दोनों प्रभावी नहीं हो सकता है कभी भी, क्लियर। दूसरा समझिएगा, स्वतंत्र पृथकीकरण का नियम। पृथकीकरण यह कहता है, अब मान लो यह बच्चा बड़ा हुआ, यह संतान बड़ा हुआ, और इसका शादी जो हुआ किसी लड़की से हुआ, ठीक है। उस लड़की के भी आंखों का रंग कैसा है, लड़की के भी आंखों का रंग कैसा है, ब्लैक, और इसका भी आंखों का रंग कैसा है, ब्लैक, ठीक है। और इन दोनों का जो संतान जन्म लिया, उसके आंखों का रंग कैसा आ गया, ब्राउन। कैसा गया, ब्राउन। अब न तो इस ब्राउन आंखों के रंग वाले पिता, मां की आंखों का रंग ब्राउन है, नहीं पिता की आंखों का रंग ब्राउन। फिर इसका ब्राउन कैसे आया, तो इसकी ग्रैंड मदर का क्रोमोजोम, इसकी मां उसके इसके पिता के अंदर रिसेसिव था, अप्रभावी था ना, वो इस पीढ़ी में आकर के क्या हो गया, प्रभावी, डोमिनेंट हो गया। आई बात समझ में? तो मेंडल ने पृथकीकरण के नियम से बताया कि जो कैरेक्टर एक पीढ़ी में अप्रभावी है, आगे चल करके दूसरी पीढ़ी में प्रभावी हो सकता है, होगा जरूरी नहीं है, हो सकता है, ठीक है। तो ये मेंडल का दूसरा नियम था, कौन सा, पृथकीकरण का नियम। और तीसरा नियम मेंडल ने क्या दिया, स्वतंत्र विन्यास का नियम। तो स्वतंत्र विन्यास में क्या बताया, दो अलग अलग प्रकार के क्रोमोजोम एक साथ रह सकते हैं, लेकिन दोनों कभी मिक्स नहीं होंगे। एग्जाम्पल से समझना, मान लो आपके पास एक ब्लू कलर है, ठीक है। इस ब्लू कलर में आपने कौन सा रंग मिला दिया, ब्लैक। अब एक नया रंग बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, ब्लू और ब्लैक मिला दिए तो कोई तीसरा रंग ना बन जाएगा। अब तो ना वो रंग ब्लू रहा ना ब्लैक रहा। यहां पर क्या है, दो अलग अलग प्रकार के क्रोमोजोम है। कौन कौन से क्रोमोजोम, ब्लैक एंड ब्राउन, ब्लैक एंड ब्राउन, दो अलग अलग क्रोमोजोम है ना। लेकिन कभी भी ये दोनों क्रोमोजोम आपस में मिक्स नहीं हो जाएंगे और मिक्स होकर के नए किसी कैरेक्टर का निर्माण नहीं करेंगे। यहां पर रंगों को मिलाया तो नया कैरेक्टर बन गया, और यहां पर क्या है, ब्लैक एंड ब्राउन, ये दो आइज कलर है, लेकिन दोनों का दोनों कभी आपस में मिल के नए गुण को जन्म नहीं देगा। ये मेंडल का तीसरा नियम है, स्वतंत्र विन्यास का नियम। समझ गए? एक बार फिर से समझिए, प्रभाविता का नियम, माता पिता में से किसी एक का कैरेक्टर बच्चे में प्रभावी होगा, दूसरे का अप्रभावी होगा। स्वतंत्र पृथकीकरण का नियम, जो गुण प्रथम पीढ़ी में अप्रभावी है वो अगला पीढ़ी में प्रभावी हो जाएगा। और स्वतंत्र विन्यास का नियम, दो अलग अलग प्रकार के गुणसूत्र साथ में रहेंगे, लेकिन उनसे नया गुणसूत्र जन्म नहीं लेगा।
यह है स्वतंत्र विन्यास का नियम, ये मेंडल ने दिया। ये हम आपको समझाने के लिए मनुष्य पर बताएं, मेंडल ने किस पर किया था, मटर के पौधा पर। तो अब हम लोग मटर के पौधा पर देखेंगे, ठीक है। तो अगला हेडिंग बनाइएगा, मेंडल का एक संकर क्रॉस, इंग्लिश में कहते हैं मेंडेलियन मोनोहाइब्रिड क्रॉस। इसमें डैश देकर के लिखिएगा, मेंडल ने इस क्रॉस में इस क्रॉस में मटर के पौधे की लंबाई को चुना। हो गया। अब 2 मिनट लिखिएगा, मत समझिएगा। देखिए, एक संकर क्रॉस में मेंडल ने केवल मटर का एक गुण लिया, क्या, उसका लंबाई, ठीक है। तो ध्यान से समझना, मेंडल ने एक पौधा लिया कैसा, लंबा, और दूसरा पौधा लिया कैसा, बौना। 2 पौधा लिया और इन 2 पौधा का क्या करा दिया, क्रॉस, ठीक है। अब इस 2 पौधा को आप क्या कहोगे, इसको आप कहोगे पैतृक पीढ़ी। क्या कहेंगे, पैतृक पीढ़ी, पेरेंटल जेनरेशन। अभी लिखना नहीं है, समझना है। एक लंबा पौधा लिया, एक बौना पौधा लिया, दोनों का क्रॉस करवा दिया। तो दोनों का क्रॉस करवाया तो मेंडल को कौन सा पीढ़ी मिला, प्रथम पीढ़ी, फर्स्ट जेनरेशन, ठीक है। अब पहला पीढ़ी मेंडल को मिला तो मेंडल को 4 पौधे कुल प्राप्त हुए, और चारों के चारों पौधे कैसे थे, लंबे थे, एक भी बौना पौधा नहीं मिला। ध्यान से समझना, मेंडल का दिमाग परेशान हो गया, कहा कि यार हम बौना पौधा का भी तो क्रॉस कराए थे, लंबा और बौना, तो 4 गो में से 2 गो बौना निकला रहता, 1 गो बौना निकला रहता, चारों का चारों पौधा कैसा निकल गया, लंबा। तो यहां पर मेंडल ने पहला नियम दिया, कौन सा, प्रभाविता का। क्या कहा, माता या पिता किसी एक का कैरेक्टर प्रभावी होगा, दूसरे का अप्रभावी होगा। फिर मेंडल ने क्या कहा कि जो प्रभावी गुण है उसको हम कैपिटल लेटर से दिखा देंगे, बड़े अक्षरों से, और जो अप्रभावी है उसे छोटे अक्षरों से। तो यह लंबा है, तो क्रोमोजोम, मटर में जितना क्रोमोजोम होगा उसी के अंदर होगा ना, तब तो ये लंबा है। तो लंबा को मेंडल ने किससे दिखा दिया, कैपिटल टी, टॉल। और बौना को किससे दिखा दिया, स्मॉल टी, ड्वार्फ। तो इस पौधे में एक कैपिटल टी आया होगा और दूसरा कौन सा टी आया होगा, स्मॉल। तो ये प्लांट ओरिजिनल है कि हाइब्रिड है, ये हाइब्रिड हो गया ना। ओरिजिनल तो ये थे। नॉर्मली समझो, आपके पास एक आम है जिसका साइज छोटा है लेकिन स्वाद में बहुत मीठा है, दूसरा आम है आपके पास, आम का पेड़ है, उस पर जो आम फलता है वो बड़ा साइज का है लेकिन स्वाद में खट्टा है। तो दोनों आम फायदेमंद हैं क्या, नहीं है। तो छोटा वाला आम है, उसको मीठा है लेकिन खा नहीं सकते वो अच्छे से, रेसादार है पूरा, वो दिक्कत करता है। तो आपको एक नया आम चाहिए जिसका साइज भी बड़ा हो जाए, स्वाद में भी मीठा हो जाए। तो आप क्या करोगे, दोनों का क्रॉस हाइब्रिड करा दोगे। तो जो नया पेड़ जन्म लिया वो ओरिजिनल थोड़ी है, वो क्या है, हाइब्रिड है ना जी। तो यहाँ पर एक लंबा पौधा एक बौना पौधा, दोनों का क्रॉस करवाए, तो ये जो लंबा मिला ही हाइब्रिड है, ओरिजिनल नहीं है, ठीक है। तो हाइब्रिड प्लांट। अब फिर मेंडल ने दिमाग लगाया, क्या दिमाग लगाया, मेंडल ने क्या किया, अब 2 हाइब्रिड प्लांट का ही क्रॉस करा दिया। इसको 4 लंबा पौधा मिला था ना, उस 4 में से 2 हाइब्रिड का ही क्रॉस करा दिया। पहले ओरिजिनल का कराया था, यहां पर क्या करा रहा है, हाइब्रिड का ही क्रॉस करा दिया। तो जब हाइब्रिड का क्रॉस कराया मेंडल ने, तो मेंडल को कौन सी पीढ़ी मिली, दूसरी पीढ़ी, ठीक है, दूसरी पीढ़ी मिली। अब दूसरी पीढ़ी के अध्ययन करने के लिए मेंडल ने एक चेकर बोर्ड बनाया इस तरीके का, ठीक है। क्या बनाया, एक चेकर बोर्ड। और इस चेकर बोर्ड पर क्या रखा, इस क्रोमोजोम को रख दिया। यहां देखो कैपिटल टी, स्मॉल टी, यहां कैपिटल टी और स्मॉल टी। इस बॉक्स को भरना है। तो देखिए दोनों टी यहां पर क्या है, कैपिटल। तो ये प्लांट कैसा होगा, टॉल।
ठीक है, यहां पर एक टी कैपिटल है, एक टी स्मॉल है, तो जो पहले बड़ा अक्षर होगा ना उसी को लिखते हैं। यहाँ एक टी कैपिटल है, दूसरा टी, तो ये भी प्लांट कैसा होगा, लंबा। देख रहे हो ना, कैपिटल टी स्मॉल टी लंबा होगा। यहाँ एक टी कैपिटल है, एक स्मॉल है, तो प्लांट कैसा होगा, लंबा। यहाँ दोनों टी कैसा है, प्लांट कैसा होगा, बौना, ड्वार्फ। ठीक है, अब देखो यहां पर मेंडल ने दूसरा पीढ़ी में कौन सा नियम दिया, पृथ्वीकरण का नियम। हुआ ना पृथ्वीकरण, यहां पर जो कैरेक्टर यहां अप्रभावी है, दूसरा पीढ़ी में जाकर के एक पौधा बौना मिल गया कि नहीं मिल गया, यानी अप्रभावी गुण आगे चल करके प्रभावी हो सकता है। ठीक है, तो मेंडल का यहां दूसरा नियम आया, पृथ्वीकरण का नियम। और इन दोनों नियमों के आधार पर मेंडल ने दो रेशियो दिए। एक रेशियो मेंडल ने दिया, उसको कहा जाता है जीन प्रारूप अनुपात, और एक रेशियो मेंडल ने दिया जिसको कहा जाता है लक्षण प्रारूप अनुपात। जीन प्रारूप और लक्षण प्रारूप अनुपात। तो ध्यान से देखिए इसमें कितना तरह का जीन है, तो जीन देखोगे तो इसमें तीन तरह का तुमको जीन दिखेगा, कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल स्मॉल टी और स्मॉल टी। यही तीन तरह का जीन है। कैपिटल टी पूरे बॉक्स में कितना बार आया है, एक बार। कैपिटल और स्मॉल टी दो बार, स्मॉल टी एक बार। तो जीन प्रारूप अनुपात मेंडल का क्या हो जाएगा, 1:1। और लक्षण प्रारूप अनुपात, इसमें कितना प्रकार का लक्षण है, बोलो, दो प्रकार का। एक लक्षण क्या है, टॉल, और एक लक्षण क्या है, ड्वार्फ। तो टॉल कितना है, 3, और ड्वार्फ कितना है, 1। तो लक्षण प्रारूप अनुपात क्या हो जाएगा, 3:1 हो जाएगा। ठीक है, यही था मेंडल का एक संकर क्रॉस, लिख लीजिए आप।
फटाफट नोट करिए।
क्लब बना के पढ़ाई कर। आप लोग भी उस तरीके का ग्रुप बना के पढ़िए, उसका फायदा मिलेगा। क्लब का तो फायदा मिलता ही है, ग्रुप डिस्कशन का सबसे ज्यादा। ग्रुप डिस्कशन का बेनिफिट बहुत ज्यादा है, पूरा एमसीक्यू रटा जाएगा उससे। होमवर्क दे देगा कि 10 पेज पढ़ के आना है, उससे पूछेंगे क्वेश्चन, फिर अगला दिन 10 पेज दे दिया, 10 पेज करके। बिल्कुल। चल इसको लिख लिए हैं, रेशियो भी लिख लिए हैं। चल इस यहीं रहने देते हैं, जेनेटिक्स में इतना ही देख लीजिएगा, ठीक है। और इसमें इवोल्यूशन है वो बच रहा है, उसको अगले क्लास में कल खत्म कर दिया जाएगा। इवोल्यूशन अब 1-1.5 घंटे का टॉपिक है, उसको नेक्स्ट क्लास में कर दिया जाएगा, ठीक है। इतना रिवाइज करिए लोग, और एमसीक्यू हम अभी आप लोगों को तुरंत भेजवा देते हैं। हाँ, लूसेंट और उसका ऑब्जेक्टिव दोनों।